नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं ख्याति प्राप्त कथाकार सुमति सक्सेना लाल की कहानी विस्थापित। तो आइए सुनते हैं कहानी। आदित्य का फोन आया था। अपनी दिल्ली की पोस्टिंग से बहुत खुश है वह। काफी सालों तक उत्तर प्रदेश से दूर प्रांत में रहने के बाद दिल्ली आ गया है। अलीगढ़ से कुछ ही घंटों का तो रास्ता है। फिर अब की उसे घर बहुत ही बढ़िया मिला है, वेल मेंटेन्ड। चाहता है कि दिवाली सब लोग उसके घर पर मनाएं। कह रहा था खूब जश्न रहेगा। पिछले साल हम लोग दिवाली पर इकट्ठा भी नहीं हो पाए हैं। मुझे भी यह कार्यक्रम सही लगा था। इधर कुछ समय से बच्चे यह जमावड़ा अपने घर पर करने लगे हैं। कभी आदित्य, कभी दिव्या। आदित्य बता रहा था कि उसने दिव्या और दीपा दी दोनों से बात कर ली है। दिव्या बहुत खुश है इस प्रोग्राम से। उसका दिल्ली के आसपास की जगह घूमने का मन है। आदित्य चाहता है कि कम से कम हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना लें यह दोनों। तो आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर घूमने भी चला जा सकता है। खूब बढ़िया फैमिली गेट टुगेदर रहेगा, साथ में घूमना। पर दीपा को लेकर परेशान था। कह रहा था दीदी का कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे लग रहा है कहीं इस बार भी डिच ना कर दें। अजब टाल मटोल वाली मुद्रा में बात करने लगी हैं दीदी। सुरेंद्र से बात की? मैंने पूछा था। कैसी बात करती हो माँ, यह भी कोई कहने की बात है। मैंने और रुचि ने उनसे और जीजा जी से अलग अलग बात की थी। पर पता नहीं क्यों लगा कि दीदी ऐसे ही हाँ हाँ कर रही हैं। आने का या मिलने का कोई उत्साह नहीं था उसमें। कपूरथला कितना तो नज़दीक है यहाँ से। कहे तो लेने के लिए गाड़ी भेज देता हूँ। पर पहले अपना प्रोग्राम तो बनाए वह लोग। पता नहीं क्या हो गया है दीदी को। कैसी तो हो गई हैं। उसकी आवाज़ में खिजलाहट थी। कुछ देर वह चुप रहा था। फिर बड़ी आजीजी से बोला था, तुम ही उनसे बात करो माँ। अच्छा, कहकर मैं चुप हो गई थी। इससे ज़्यादा और कहा भी क्या जा सकता था। फोन रखकर मैं देर तक उलझन में रही थी। मन पर बोझा बना रहा था। मैं जानती हूँ दीपा ने अपने आप को अजब तरह से अपने आप में बंद कर लिया है। कभी कभी लगने लगता है जैसे उस तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद हो गए हों। लगता है जैसे हमसे एक औपचारिक से अपनेपन का रिश्ता भर रह गया है उसका, बस। जब मैं माँ होकर उस दूरी को नहीं लांघ पा रही तो बाकी सबकी क्या कहूँ। आदित्य, रुचि, दिव्या, आनंद सब महसूस करते हैं उस दूरी को और सब दुखी होते हैं। बस फर्क नहीं पड़ता है तो दीपा के पापा को। उनसे इस विषय में कभी बात भी करना चाहो तो सब कुछ हवा में उड़ा देते हैं। बेकार सोचने और परेशान होने की आदत है तुम्हारी। अरे भाई, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, सो अपने घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके करियर में उलझ गई है। और क्या, सभी के साथ तो ऐसा होता है। मैं चुप हो जाती हूँ, पर मैं जानती हूँ बात केवल उतनी ही नहीं है। आदित्य और दिव्या भी कुछ कुछ वैसा ही महसूस करते हैं। दीपा को लेकर हमारे पास केवल हमारे अनुमान रह गए थे। पर अनुमान के सहारे रिश्ते नहीं चल पाते ना, वह भी अपने ही बच्चों से। तब लगने लगता जैसे रिश्ते घिसटने लगे हों। कभी लगता कि शायद उसे हमसे रिश्तों की ज़रूरत और इच्छा दोनों खत्म हो गई है। और साथ ही लगता कि बहुत अकेली हो गई है वह। उसका अकेलापन कभी कभी मुझे एकदम अकेला बना देता है। दीपा मुझसे अपनी पीड़ा नहीं बांट पाती। मैं भी तो दीपा को लेकर अपनी पीड़ा किसी से नहीं बांट पाती, उसके पापा तक से नहीं। कुछ ही सालों में कितना कुछ बदल गया। अनेकों अर्थों में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जिंदगी ने जमीन से उठकर जैसे आसमान की तरफ रुख कर लिया है। फिर भी सच कहूँ तो जीवन में कभी सुखों दुखों का हिसाब नहीं किया था मैंने। कभी ज़रूरत ही नहीं लगी थी। हमेशा ही मेरे साथ ऐसा रहा कि कभी कोई ऐसा प्रसंग आता तो वर्तमान बीते हुए जीवन से बेहतर लगता। एक बार कुछ ऐसा ही बड़े भैया से कहा था तो हंसने लगे थे। कहने लगे, ऐसा होता नहीं बेटा, असल में यह तुम्हारा सोचने का तरीका है। वैसे ऐसा समझती हो तो अच्छा ही है।
मैं चुप हो गई थी, पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह केवल मेरी सोच ही नहीं, मेरी जिंदगी का सच भी था। पिताजी बरेली की कचहरी में मुंशी थे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। घर में संपन्नता नहीं थी, पर वे सीमाएं हमारे लिए इतनी स्वाभाविक थी कि कभी अभाव की पीड़ा मन ने महसूस नहीं की। अपने अभावों को न तो अभाव समझने की अकल थी, न उससे ऊंचे सपने देखने की। शहर में ही अपने कई रिश्तेदार थे, मामा मौसी चाचा बुआ, सब कोई अपने ही जैसे। घर के पास में जो स्कूल था उससे प्राइमरी की पढ़ाई कर ली, फिर पास के ही कॉलेज से बीए। जिस दिन फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट आया था उस दिन घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पिताजी दौड़े हुए मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाए थे। अम्मा ने सत्यनारायण की कथा कराई थी और मेरा बीएड में दाखिला करा दिया गया था। 22 साल की उम्र में एक अपने ही जैसे परिवार में शादी हो गई थी। 2 साल बाद दीपा हुई थी। दीपा के पापा लखनऊ की कचहरी में बाबू थे। सेक्रेटरिएट कॉलोनी में बाबुओं के लिए बने घर, पीछे एक छोटा सा आंगन और सामने 8-10 फीट का एक छोटा सा लॉन। सब कुछ बहुत अच्छा लगता, अपने साम्राज्य जैसा। बच्चे आगे पीछे खुले हिस्से में खेलते रहते। उसी घर में तीनों बच्चे पैदा हुए। शादी के 2 साल बाद दीपा, उसके 4 साल बाद आदित्य, फिर उससे 3 साल छोटी दिव्या। परिवार बढ़ता गया था और उस 2 कमरे के घर में सबके लिए जगह बनती गई थी। मैंने पास के एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर ली थी। कुल मिलाकर जिंदगी सफल और खुशहाल ही लगती। शाम को साथ होते तो हम लोगों के लिए करने को ढेरों बातें होती। इनके पास ऑफिस की, मेरे और बच्चों के पास अपने अपने स्कूल की। दीपा के पापा लोअर डिवीज़न क्लर्क से अपर डिवीज़न हुए, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और फिर इनका क्लास 2 में प्रमोशन हो गया था और अफसर बनकर तबादला। नई जगह हमें ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने के लिए एक छोटा सा बंगला मिला था। घर में फ़ोन, मदद के लिए चपरासी आने लगे थे। कहीं आने जाने के लिए गाहे बगाहे जीप भी मुहैया हो जाती। हम सबकी निम्न मध्यम वर्गीय जिंदगी जैसे हवा में उड़ने लगी थी। लगा था अपने घर के आंगन में जैसे आसमान उतर आया हो और मन में सपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे हों। इनका ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर होता रहा था। अपने आसपास कम उम्र के अफसर दिखते, नए नए नौकरियों में आए हुए, और मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्कूल जाना, उनको लेकर सपने देखना, सब कुछ योजनाबद्ध लगने लगा था और अपनी माँ की भूमिका बेहद सार्थक लगने लगी थी। सुबह आदित्य का फ़ोन फिर आया था। दीदी से क्या बात हुई, उसने पूछा था। मैंने अभी बात नहीं की है, कहने पर वह झुंझलाने लगा था। उसके फ़ोन रखते ही मैंने दीपा को फ़ोन किया था। उसकी वही टालने वाली बातचीत और धीमे धीमे रुक रुक कर हंसी। काफ़ी देर तक उसे समझाने, मनाने और डांटने के बाद जैसे मैं मजबूर होने लगी थी। तुम्हें घर की याद नहीं आती बेटा? मिलने का मन नहीं करता? उसकी हंसी एकदम रुक गई थी। ऐसा क्यों कहती हो माँ? आते तो हैं तुम्हारे पास। भाई बहन से मिलने का मन नहीं करता बेटा? उनकी याद नहीं आती? टेलीफोन के उस तरफ एकदम सन्नाटा हो गया था। लगा था उधर कोई नहीं है। दीपा, मैंने पूछा था। हाँ माँ, मैंने फिर वही सवाल पूछा था। लगा था वह एक क्षण को झिझकी है, फिर लगा था जैसे उसकी आवाज़ में आंसू तैर गए हों। फिर बिना किसी लाग लपेट के उसने सीधा सा जवाब दिया था। नहीं माँ, सच मुझे किसी की याद नहीं आती। बस उन दोनों को लेकर एक ही बात रहती है मन में कि दोनों स्वस्थ रहें, उनकी नौकरी बनी रहे। इन दोनों बातों से बहुत डर लगता है मुझे। अगर वे दोनों ठीक हैं तो मुझे उनकी याद नहीं आती, सच में नहीं आती। मैं एकदम स्तब्ध रह गई थी। मेरे लिए आगे बोलने के लिए जैसे कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी मैंने बात को आगे बढ़ाया था। वह दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं दीपा। उनसे कहो मैं एकदम ठीक हूँ माँ, मेरे लिए परेशान न हुआ करें।
ठंडी शिला सी सर्द आवाज। लगा था दीपा ने जैसे पूरी बातचीत पर पूर्ण विराम लगा दिया हो। मन में बहुत सी बातें उमड़ी थी। मेरे पास कहने और पूछने के लिए बहुत कुछ था, पर मैं चुप हो गई थी। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। जैसे दीपा यह कैसी सजा दे रही है मुझे, अपने आप को भी। प्रतिभा दीपा की बहुत अच्छी दोस्त है। बचपन से लेकर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तक दोनों साथ पढ़े हैं। दीपा की शादी के एक दिन पहले मेरे साथ उसका बक्सा ठीक कराती रही थी। अचानक उसके स्वर सहित उसके चेहरे पर शिकायत आ गई थी। आंटी, आपको दीपा की शादी की इतनी क्या हड़बड़ी थी? मैंने उसकी तरफ चौंक कर देखा था। सेटल तो करना ही होता है बेटा। दीपा अगले महीने 30 साल की हो जाएगी। सेटल? वह फीका सा हंसी थी। क्या उसे ग्रो करने का पूरा मौका नहीं मिलना चाहिए था आंटी? अभी तक तो वह सारा समय कॉम्पिटिशन्स की तैयारी को ही देती रही थी। अब रिसर्च कर रही थी। सेटल तो वह अपनी काबिलियत से ही हो जाती। वह कुछ क्षण झिझकी थी। क्या शादी ही सब कुछ है? क्या सही मायनों में सेटल हो जाना है? 2 बार IAS रिटर्न में निकल जाना छोटी बात थी क्या? आदित्य IAS बन गया। पर सोचिए आंटी, सही बात तो यही है कि दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का ही तो फासला रह गया ना। उसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा। आपने तो उसे एकदम घर गृहस्थी की जिंदगी में धकेल दिया, वह भी एकदम लोअर मिडिल क्लास। मैं स्तब्ध सी प्रतिभा की तरफ देखती रही थी। क्या उसकी जुबान से स्वयं दीपा अपने मन की पीड़ा कह रही थी? पर अब क्या करूं? अब कुछ भी सोचने, कहने या करने का समय निकल चुका था। असल में सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ था कि मैंने तो बस दीपा की हाँ ले ली थी, उसका मन टटोलने की। सच कहूं तो अपना भी मन टटोलने का समय ही कहाँ मिला था। पर शायद उस समय मुझे भी सब ठीक सा ही लगा था। उन दिनों घर में एक अजब सी उत्तेजना और हड़बड़ी फैल गई थी। आदित्य के IAS में आ जाने की खुशी, उससे फैला हंगामा, रिश्ते लेकर आने वालों की भीड़, दीपा की शादी से पहले आदित्य का अपनी शादी की बात तक करने से इनकार, सुरेंद्र के परिवार की तरफ से जल्दी शादी का दबाव और हम लोगों की अनुभवहीनता, सब कुछ मिलाकर दीपा की शादी हड़बड़ी में ही हो गई थी। फेरे पूरे होते तक भोर का सूरज उठ आया था। सुरेंद्र की बहन ने विदा में दीपा को पहनाने के लिए साड़ी निकालकर मुझे पकड़ा दी थी। साड़ी देखकर दिव्या जैसे बौखला गई थी और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई थी। जून की इस सड़ी गर्मी में दीदी आर्टिफिशियल सिल्क की बनारसी साड़ी पहनकर विदा होगी। उसके स्वर में दुख है। माँ, मैं और आदित्य तो बाहर थे, पर तुमने कुछ तो देखा होता दीदी के लिए। ऐसे धकेल दिया उसे। हाउ कुड यू माँ? उसकी दोनों आंखों से कई धार आंसू बहने लगे थे। मैं जानती थी कि वह बिलख कर रोना सिर्फ बहन की विदा का रोना भर नहीं था। क्या जवाब दूं दिव्या को? आजकल तो मेरा मन हर पल अपने आप से सवाल करता रहता है, ऐसा मैंने क्यों होने दिया? दीपा के पापा की जिद के आगे ऐसे क्यों हथियार डाल दिए मैंने? उनको सुरेंद्र ठीक लगे थे, फिर उनका वही तर्क, ना आपको रूप ना बाप को पैसा। असल में घर बैठे आसानी से यह मैच हमें मिल रहा है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से लाएंगे इससे बेहतर मैच। खा तो रहे हैं शादी ठहराने के लिए पूरे 1 साल से धक्के। फोटो और कैश के सवाल पर ही बात ठप हो जाती है। फिर उम्र भी तो निकल रही है। हम भी तो क्लास 3 ही तो थे। हमारी जिंदगी भी ठीक ठाक कटी, कहो अच्छी कटी। खुद भी खुश रहे, बीवी बच्चे भी। बच्चों को भी पढ़ा लिखा लिया, सेटल कर लिया। क्या सबको अफसर ही मिल जाते हैं ऐसे? वैसे भी लड़का रेलवे में है, डिपार्टमेंटल परीक्षाएं पास कर लेगा तो जल्दी ही अफसर बन जाएगा। मैं निरुत्तर हो गई थी। सच कहूं तो उनका कोई तर्क उस समय एकदम गलत भी नहीं लगा था। फिर भी दीपा के लिए मन बहुत बेचैन था। मैं कतई भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही। उस समय यह ध्यान में भी नहीं आया था
कि हमारे भाई आईएएस नहीं थे। हम स्वयं उसकी लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। हमारे पास न उतनी लियाकत थी, न उतने ऊंचे सपने। अपने चारों तरफ हमने वह स्वाद नहीं जाना था। हमारे भाई बहन पड़ोस सब हमारे जैसे ही तो थे। दीपा की शादी तय हो गई थी, फिर शगुन, तारीख भी पक्की हो गई थी और कार्ड छपकर बंटना शुरू हो गए थे। यह कैसी शादी हो रही थी कि न दुल्हन के चेहरे पर खुशी थी, न उसकी माँ के चेहरे पर। सच बात यह है कि मैं रिश्ता तय होने के दिन से लेकर बारात आने के क्षण तक मनाती रही थी कि किसी तरह से यह शादी टूट जाए। मैं यह बात भी बाद में समझ पाई थी कि उन दिनों ये आदित्य की सफलता से बेहद उत्तेजित थे और दिव्या के प्रति आशावान। दीपा की हार का मातम मनाने का समय उनके पास नहीं था, उसके लिए और रास्ते तलाशने का उत्साह भी नहीं। और मैं दीपा की पराजय से पूरी तरह पराजित। अभी तक मैं एकदम आसमान की तरफ देखती रही थी। वह नहीं मिला तो मैं तो एकदम धरती पर आ गई थी। मैंने तो सोचा ही नहीं कि धरती और आकाश के बीच में भी बहुत कुछ था। कम से कम उसके लिए थोड़ा सा और समय हम दीपा को दे सकते थे। दिव्या फूट फूट कर रोती रही थी। दीदी कैसे मान गई माँ? क्या कहूँ मैं, दीपा तो बचपन से ही ऐसी थी। उसके हाथ का खिलौना भी किसी को दे दो तब भी कोई शिकायत नहीं। पर खिलौने और जिंदगी में तो फर्क होता है ना। मैंने ऐसा क्यों होने दिया? आज यह भी लगता है कि रुचि, आनंद और दिव्या, ये तीनों रेलवे में ही अफसर ना होते तो शायद दीपा इस परिवार से इस तरह टूट न गई होती। आज यह सोचकर तकलीफ होती है कि दिव्या को रेलवे लेने की राय क्यों दी थी हमने। आदित्य ने तो शादी का निर्णय हमारे ऊपर छोड़ा था, तब हमने रेलवे अफसर ही क्यों चुन ली? और सर्विसेज से भी मैच आए थे। पर अब कुछ कहने या सोचने या नए मुद्दे बनाने से क्या लाभ? घड़ी की सुइयों को लौटाकर अपना कोई निर्णय बदला नहीं जा सकता। न दीपा के जीवन को किसी और ढंग से गढ़ा जा सकता है। दीपा जहां है, जैसी है, रिश्तों के जिस चक्रव्यूह में घिरी है, वहां से उसे बाहर निकालने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। वैसा तो सोचना तक गुनाह लगता है। सुरेंद्र जैसा सीधा सरल और सज्जन व्यक्ति, कोई उलझाव नहीं। कितना तो प्यार करते हैं वह दीपा को, पर सिर्फ प्यार से ही तो जिंदगी संवर नहीं जाती। प्यार तो कभी कभी गले में पड़ा हुआ फंदा भी हो सकता है, बेहद मजबूर। ऐसा लगे कि दम घुट रहा है, पूरी सांस लेने के लिए ऐसे में कहीं चला जाए इंसान। पर कैसे? बहुत साल पहले मुझसे दीपा ने ही कुछ ऐसा कहा था। तब वह मित्रों की तरह मुझसे काफी बातें कर लेती थी। अपना सुख, अपना दुख, अपनी हताशा, अपना आक्रोश, सब कुछ। उन दिनों वह अजब तरह से उलझी सी रहने लगी थी। कभी सुरेंद्र के लिए अतिरिक्त रूप से संवेदनशील, वह आने वाले होते तो बार बार खिड़की से झांककर आहट लेती रहती। कभी एकदम कटी कटी सी, जैसे उनके सामीप्य से कतरा रही हो। मेरे पास आती तो अक्सर उसके चेहरे पर फैले सन्नाटे को देखकर मुझे डर लगने लगता। कभी मेरी जरा सी बात पर भड़क जाती। माँ, तुम लोगों ने तो मेरी सफलता के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अलीगढ़ में रहती तो शायद किसी दिन मेरी यूनिवर्सिटी में नौकरी ही लग जाती। पार्ट टाइम पढ़ा रही थी वहाँ। कितने ही पार्ट टाइम रेगुलराइज हो गए। यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। दूर दूर तक कोई तरक्की नहीं, कोई स्टेटस नहीं। कभी बड़ा मजबूर सा सवाल पूछती, शादी इतनी ज़रूरी चीज़ थी माँ? मैं तो नहीं करना चाहती थी, फिर क्यों करती? और कभी उसके स्वर में आक्रोश भर जाता। पापा को मुझे सेटल करने की जल्दी थी या आदित्य के लिए रास्ता खुलने की? वह बड़बड़ाई थी। आदित्य ने भी बड़ी महानता ओढ़ ली थी कि दीदी की शादी से पहले शादी की बात भी नहीं करूँगा। अपना फर्ज पूरा कर लिया। दीदी कहाँ जा रही है, कहाँ फेंकी जा रही है, किसी बात से मतलब नहीं था उसे। या सोच लिया था उसने भी पापा की तरह कि दीपा तो है ही इन्फीरियर। एक समय ऐसा आया था
कि मुझे लगने लगा था कि दीपा सबसे नाराज है, अपने पापा से, मुझसे, आदित्य से, छोटी होते हुए भी दिव्या तक से। उसके स्वर में सबके लिए रोष झलकने लगा था। मुझे दीपा से डर जैसा लगने लगा था, उसके लिए चिंता भी रहने लगी थी। लगने लगा था कि वह आत्मदया में जीने लगी है। मुझे पता था कि यह उसके लिए स्वस्थ नहीं है, उसके परिवार के लिए भी नहीं। कभी कभी दीपा को लेकर इतना हताश होता है मन कि लगने लगता है काश हमने उतने ऊंचे सपने देखना शुरू न किया होता। आदित्य और दिव्या भी न निकले होते इतनी अच्छी नौकरियों में, तो कम से कम मेरी दीपा तो यूं अकेली न छूट गई होती। अगले ही क्षण मैं जैसे अपनी ही सोच से डर जाती, जैसे उन दोनों का कोई अपशकुन चाहा हो मैंने। कुछ ऐसा ही एक बार दिव्या ने भी तो कहा था मुझसे। काफी देर तक दीपा की बात करती रही थी, फिर लगा था उसकी आंखें पसीजने लगी हैं। दीदी की बहुत याद आती है माँ। मेरे पास तो सभी कुछ है, पैसा, पोजीशन, प्यार, पर अपनी हर खुशी, हर उपलब्धि पर ऐसा लगता रहता है जैसे कोई अपराध हो गया है मुझसे। कितनी अधूरी सी हो गई है जिंदगी। उसकी आवाज भर्राने लगी थी। इससे तो अच्छा बैठे ही ना होते सर्विसेज में। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं देर तक उसे समझाती रही थी। दिव्या को अपनी बेचैनी बताकर क्या करूं? बांटने से हर पीड़ा घट तो नहीं जाती। दिव्या जिस दिन एलाइट्स में निकली थी तो दीपा अनायास बहुत याद आई थी। सबसे पहले यह खुशखबरी उसे ही देनी थी मुझे, पर मैं काफी देर तक फोन पर हाथ रखे हुए चुपचाप खड़ी रही थी, जैसे बात करने की हिम्मत जुटानी पड़ रही हो मुझे। उन दिनों काफी समय तक मुझे यही लगता रहा था कि इससे अच्छा सुरेंद्र दीपा को तंग करते होते तो मैं अपनी लड़की वापस ले आती, एक बार फिर उसके सामने तरक्की के, अपनी इच्छा से जीने के रास्ते खोल देती। पर सब कुछ इतना आसान तो नहीं होता। दीपा की शादी के करीब 10 साल बाद मैं पहली बार उसके घर गई थी। उसके घर जाने की बात कभी दिमाग में ही नहीं आई थी। जब कभी उसकी बहुत याद आती तो उसे ही बुला लेती थी। पर दिव्या अपनी शादी के कुछ ही महीनों के अंदर एक तरह से घसीट कर मुझे अपने साथ ले गई थी। उसने मेरी किसी बात को सुना ही नहीं था। बिना किसी मौके के, बिना किसी काम के बेटी के घर जाने की बात ही मुझे अटपटी लग रही थी। मेरी अपनी माँ अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार मेरे घर आई थी, दीपा और आदित्य की शादी में। दिव्या की शादी में वह जीवित नहीं थी, पर दिव्या नहीं मानी थी। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी का घर देखने की इच्छा नहीं होती तुम्हारी? दिव्या के घर जाकर सच में बहुत अच्छा लगा था। लगा था उसके घर रहकर मैंने आनंद को पहली बार जाना है। कुछ ही दिनों में उनसे एक अपनेपन का रिश्ता बन गया था। तब इतने सालों तक कभी दीपा के घर न जाने की बात सोचकर अजब सा दुख हुआ था। लगा था दीपा को इतने सालों तक ऐसे कैसे छोड़ दिया मैंने। यह भी लगा था कि इतने सालों में भी सुरेंद्र को तो अभी तक मैंने जाना ही नहीं। दीपा के घर गई थी। रेलवे की बहुत बड़ी कॉलोनी, अंदर जाती हुई कई सारी पतली सड़कें, उनके दोनों ओर बने एक से घर मिले मिले। मेरा अपना आधे से अधिक जीवन ऐसे ही घरों में बीता है। तब यही सब बहुत अच्छा, बहुत सुविधाजनक लगता था। 2 कमरों के छोटे छोटे घर, पीछे एक आंगन, आगे छोटा सा लॉन, घर में एकाध आम अमरूद के पेड़, आसपास सब अपने साथ के, अपने पहचान के लोग। और क्या चाहिए? पर अब यही सब बेहद उदास, बेहद फीका लगता है। इस सब के बीच अपनी दीपा को पाकर एक अजब सी पीड़ा होती है। आदित्य और दिव्या के घर याद आते हैं। उन दोनों का रहन सहन का तरीका और सलीका। उन दोनों के घरों में सब कुछ होते हुए भी कितना कुछ तो मैं बता और सुझा देती हूँ, पर यहाँ तो दीपा से बात करते हुए भी डर लगता है। पता नहीं किस बात पर उसके चेहरे पर झुंझलाहट तैरने लगती है और किस बात पर हताशा। उस दिन मैं अकेले ही टहलने के लिए निकल गई थी।
लगा था इतने दिनों से बैठे बैठे हाथ पैर जम जैसे गए हैं। मैं काफी दूर तक निकल गई थी। 2 लेन छोड़कर मैं बाएं हाथ को उस पतली सी सड़क पर मुड़ गई थी। इस तरफ बने मकानों का नक्शा एकदम दीपा के मकानों जैसा ही लगा था, पर पता नहीं क्यों वह मकान साफ सुथरे और बेहतर लगे थे। लौटकर आकर दीपा से कही थी यह बात, तो क्षण भर के लिए चुप रही थी वह। फिर उसने मेरी तरफ देखा था। हाँ माँ, ऑफिसर्स के लिए घर कम पड़ रहे थे, तो उस लेन के घरों में अफसर रह रहे हैं, सो वे घर बेहतर मेंटेन हैं और उनमें एक कमरा और बना दिया गया है। अच्छा, कहकर मैं चुप हो गई थी। वह एक साधारण सा सवाल था जिसका दीपा ने सीधा सा जवाब दे दिया था, पर न जाने क्यों मैं खिसिया सा गई थी और न जाने क्यों लगा था कि दीपा खिन्न सी हो गई है। हो सकता है वह मेरे मन का भ्रम ही रहा हो, पर कौन जाने। वैसे इस बार मिलने पर मुझे लगा था कि दीपा ठीक है। उसने अपने आप को एकदम संभाल लिया है। शायद खुश भी है वह। बच्चों की पढ़ाई में जुटी है। अपने सपनों को अपने बच्चों में साकार करना चाहती है। मैं भी तो यही चाहती थी। ईश्वर उसके बच्चों को वह सब कुछ दे जो वह पाना चाहती थी, किंतु नहीं पा सकी। मैं जानती थी कि दीपा बहुत समझदार है, बहुत सहनशील भी, पर साथ ही मुझे यह भी लगा था कि वह पूरी तरह से अपने आप में सिमट गई है। वह और उसका परिवार, बस वह हमारी पहुंच के परे चली गई है, एकदम अपनी दुनिया में बंद। वैसे सब ठीक जैसा ही तो है। सीधे साधे हैं सुरेंद्र, दीपा का ख्याल रखते हैं, शिकायत जैसा तो कुछ भी नहीं। फिर भी दीपा के लिए एक कसक बनी रही थी मन में। कितना तो काम पड़ता है उस पर। सुबह अंधेरे उठकर घर का काम निपटाना, फिर जल्दी से उल्टा सीधा तैयार होकर स्कूल चली जाती है। दोपहर को कुछ समय मिलता जब उसके बगल के पलंग पर लेटकर हम लोग बतियाते। बच्चों की पढ़ाई, उनके रिजल्ट, उनकी हारी बीमारी के बारे में छुटपुट बातें। जैसे अपनेपन का कोई सेतु तैयार करने की कोशिश करनी पड़ रही हो उसे। बातचीत में कभी व्यक्तिगत मुद्दे पर नहीं आती वह, आना ही नहीं चाहती। कभी लगता सहज स्वाभाविक ढंग से कोई संवाद संभव नहीं हो पा रहा। बातों को खींचना पड़ रहा है, उसे भी मुझे भी। कितनी बार मन में आया था कि दीपा से सुरेंद्र की विभागीय परीक्षाओं के बारे में या फिर उनके प्रमोशन की संभावनाओं के बारे में पूछूं, पर कभी साहस ही नहीं पड़ा था। बहुत साल पहले एक बार बात की थी इस बारे में, तो बड़ा तीखा सा जवाब दिया था उसने। माँ, मेरे बारे में सपने देखना छोड़ दो तुम लोग। सुरेंद्र ने अपने बारे में जितना बताया था और जो कुछ बताया था वह एकदम सच था। वे उतने और उस जगह पर हैं। उससे ज्यादा बनने का दबाव उन पर हम कैसे डाल सकते हैं। उसके बाद वह काफी समय तक सुस्त और गुम सी रही थी। 10 दिन रहकर मैं आ गई थी, पर दीपा के लिए एक कसक मन में बनी रही थी। थोड़े से नंबरों की गिनती ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी जैसे, मेरे सुख की सीमा भी तय कर दी जैसे। आजकल आदित्य के घर में खूब रौनक है। दिव्या के दोनों बच्चे छोटे ही हैं अभी, अंदर बाहर दौड़ते खेलते रहते हैं। आदित्य के बच्चे कुछ ना कुछ कहानी किस्से सुनाते रहते हैं, स्कूल के, दोस्तों के, टीचर्स के और मम्मी पापा के। पिछले सालों की तरह दीपा और उसका परिवार इस बार भी नहीं आया है। ये हमेशा की तरह बेहद खुश, बेहद उत्तेजित लगते हैं, किसी सृष्टि विजेता जैसे। रुचि ने लंच पर कुछ रेलवे अफसरों को बुलाया था। शायद आनंद और दिव्या आए हैं इसलिए। रुचि और आनंद एक ही बैच के हैं। दिव्या इन तीनों से 3 साल जूनियर है। 2-3 दिव्या के बैचमेट्स और कुछ रुचि के कोलीग्स आए थे। दिव्या के कोई मित्र अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। अभी तक उन्हें घर नहीं मिल पाया है, इसलिए खाली घर या खाली होने वाले घरों की बात होती रही थी। तभी किसी ने कहा था, नहीं, वह घर एकदम बेकार है, वह मत लेना। उसके दोनों तरफ के घरों में प्रमोटीज रह रहे हैं। दिव्या मेरी बेटी है,
सोचने और महसूस करने वाली। फिर उसका अपना अतीत भी तो कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। वह सिमट सी गई थी। उसने उस प्रसंग को काफी टालना चाहा था, पर बातचीत काफी देर तक उसी विषय पर अटकी रही थी। इन लोगों को रहने की तमीज नहीं होती, किसी एक ने कहा था। किसी दूसरे ने टिप्पणी दी थी, वह हैं तो मिसेस सियाल, उनके सारे अनाज मसाले कपड़े सामने के लॉन में ही सूखते हैं। मेरे मन में रोष पनपने लगा था। मिसेस दीक्षित की याद आई थी। पति IRS और स्वयं भी हाई कोर्ट जज की बेटी। रहने सहने चलने बोलने किसी की तमीज नहीं। इनमें से भी एक अफसर के तो घर भी जा चुकी हूं मैं। इतना बढ़ बढ़कर बोल रही हैं। प्यालों में रेडीमेड चाय आधी ट्रे में झलकी हुई लेकर नौकर एकदम सिर पर खड़ा हो गया था। सारा क्लास तो इन डायरेक्ट अफसरों की बपौती है जैसे। पर मैं चुप रही थी। दिव्या मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी का हिस्सा। पर न जाने क्यों अपने ही बच्चों के सामने अजब शर्म सी महसूस हुई थी। दीपा के पापा का प्रमोशन, अपनी कोठी बंगलों में रहने की खुशी भी याद करके बड़ी दीनता भरी लगी थी। दीपा बहुत ज्यादा याद आई थी। मन में उसके लिए बेहद पीड़ा हुई थी। सुरेंद्र तो अभी प्रमोटेड भी नहीं है। अचानक लगा था, कभी दिव्या के सामने ऐसी कोई बात हुई है क्या जो इन भाई बहन के यहाँ और इनकी मौजूदगी में मेरे यहाँ आना ही नहीं चाहती। पर मैं आदित्य, रुचि, आनंद, दिव्या चारों को जानती हूँ। वे कुछ भी ऐसा कह और कर नहीं सकते जिससे दीपा के सम्मान को ठेस लगे। किंतु अपमान केवल अपमानित किए जाने ही से तो नहीं होता, वह तो कभी कभी अतिरिक्त सम्मान से भी होता है। आज सोचती हूँ तो दीपा का न आना, भाई बहन से दूरी बनाए रखना समझ आने लगता है। आप स्वयं जिस भीड़ का हिस्सा ही न बन पाओ, चाहे गलती किसी की भी न हो, तो वहां जाने से क्या फायदा। लगता है शायद सही है वह, पर किसी के या सबके सही होने से ही स्थितियां तो सही नहीं हो जाती। उससे कोई तसल्ली भी नहीं मिलती। रिश्तों की पीड़ा तो बनी ही रहती है। मन पर लगी खरोंचें भी रिश्ती ही रहती हैं, भले ही सब मलहम लगाने को तैयार हों। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। लगता जिंदगी की दौड़ में सब तो आगे निकल गए। मेरी दीपा बेचारी कहीं अकेली छूट गई, जैसे बेसहारा तन्हा। मन में अजब बेचैनी सी बनी रही थी। आंखें बंद करती तो लगता दीपा अंधेरे में बैठी है अकेली। आंखों के आगे खींची उस तस्वीर को हटाती तो मन की स्लेट पर वह छवि दोबारा खिंच जाती। मैं जानती हूं कि दीपा अकेली नहीं है। सुरेंद्र और बच्चे हैं उसके साथ। वहां अंधेरा भी नहीं है, कोई सन्नाटा भी नहीं। वहां भी दिए जले होंगे, पटाखे छूटे होंगे, हंसी खुशी सब कुछ होगी वहां। पर क्या करूं, कोशिश करके थक गई। वह चित्र आंखों के आगे से हटता ही नहीं। अचानक लगता है दीपा की जिंदगी में, उसके उल्लास और हताशा में, उसके अंधेरे और उजाले में मेरा सम्मिलित होना बेहद अनिवार्य है। मन में एक निर्णय पनपता है कि कल की दिवाली मैं दीपा और उसके परिवार के साथ ही मनाऊंगी। अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों से यह बात मेरे दिमाग में क्यों कभी नहीं आई थी। ऐसे कैसे मैंने उसे पूरे परिवार से अलग छूट जाने दिया। वह नहीं आई तो क्या, मैं तो उसके पास पहुंच सकती हूँ। इस निर्णय से अजब सा सुकून महसूस किया था मैंने, और मुझे नींद आ गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।